Assalamu alaikum students. Hope everyone is doing good. Today we are going to start our midterm content or midterm syllabus. So let me remind you people that we have read some of the literary periods like Anglo-Saxon, Anglo-Norman, Renaissance, the Puritan Age, and the Neoclassical period. Okay, we have read these all. Today we are going to start about the Romantic period. You people have to keep in mind it started in 1798 and lasted till 1837. Okay, first of all I am going to tell you people that you people are going to keep this in mind, that romantic period will include 3 to 4 things: feelings, imagination, nature and individualism. okay, मतलब रोमांटिक पीरियड में रोमांटिसिज्म का मतलब आप लोग इस तरह ले कि इसमें इमेजिनेशन होगा, इसमें जो है वो फीलिंग्स होगी इंसान की, इसमें जो है नेचर से लव होगा, इसमें जो है एक कॉमन सी इंसान की वैल्यू होगी. ठीक है, दैट इज़ रोमांटिक पीरियड. मतलब यू हैव टू लव नेचर, यू हैव टू लव योर ओन फीलिंग्स, और यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू योर ओन फीलिंग्स, एंड यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू योर ओन इमेजिनेशन. गेटिंग? सिंपली अगर बात कर ले तो रोमांटिक पीरियड एक लिटरेरी मूवमेंट है जो 1798 में स्टार्ट हुआ था एंड 1837 में ख़त्म हुआ था. इसमें रोमांटिक का मतलब आप लोग ये लेंगे कि एक इंसान अपने फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देगा, अपने इमेजिनेशन को इम्पोर्टेंस देगा, अपने नेचर से लव को इम्पोर्टेंस देगा. मतलब ई और शी हैज़ टू लव नेचर, मतलब दरख्तों से मोहब्बत. एक इस तरह भी हो सकता है, आप किसी दरिया के साइड पे बैठे हो या किसी समंदर के साइड पे बैठे हो, अगर आप इमेजिन कर रहे हो कुछ और फिर आप इस तरह करते हो कि उस इमेजिनेशन को आप लिखते हो. मतलब आप बैठे हो, आप एक इंडिविजुअल हो, फिर आप सोचते हो, उसमें इमेजिनेशन आया, फिर आपकी फीलिंग्स उसमें आ गए और फिर आप उसको लिखते हैं. दिस इज़ रोमांटिक पीरियड. मतलब उसमें एक कॉमन से इंसान को उसकी क्रिएटिविटी को इम्पोर्टेंस दिया गया और लोगों को ये बताया गया कि ये जो आर्टिफिशियल वर्ल्ड है जहाँ पर तुम पैसे के पीछे भागते हो, जहाँ पर आप इंडस्ट्रीज़ के पीछे भागते हो, मशीन्स के पीछे भागते हो, उनसे दूर आ जाए और क्या करे, खुद को इम्पोर्टेंस दे, अपने फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दे, अपनी इमेजिनेशन को इम्पोर्टेंस दे और नेचर को इम्पोर्टेंस दे. ठीक है, बैकग्राउंड पे आ जाते हैं कि ये किस तरह स्टार्ट हुआ. ठीक है, या इसके पीछे क्या था, फिर आगे क्या हुआ, जैसे हम लोग पहले जो है पीरियड्स में पढ़ रहे थे. The romantic period 1790 and 1831 in English literature emerged as a reaction against the neoclassical age. इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि हमने न्यू क्लासिकल एज पढ़ा था, जिसमें क्या था, जिसमें रीज़न था कि बिला वजह कोई बात नहीं होती थी, कोई वजह होती थी. ठीक है, ऑर्डर था एंड स्ट्रिक्ट लिटरेरी रूल्स. इसमें अगर कोई कुछ लिखता था, कोई पोएट, कोई राइटर, कोई एसिस्ट कुछ लिखता था तो वो स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता था. वो बात अगर करता तो वो एक रीज़न की वजह से, मतलब उसके पीछे एक लॉजिक होता है या कोई वजह होती है, वो बिला वजह कुछ नहीं कह सकता था. जब ये मोमेंट आया था यानी न्यू क्लासिकल एज आया था, तब तो यही रूल्स रेगुलेशन थे, ये स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन थे, रीज़न था. लेकिन रोमांटिक पीरियड्स या रोमांटिक पीरियड्स के जो राइटर्स हैं उन्होंने ये कहा कि मतलब ये जो मतलब रोमांटिक पीरियड से पहले जो पीरियड था न्यू क्लासिकल पीरियड, वो एक स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन था जहाँ पर एक ह्यूमन की ज़्यादा इज्जत नहीं थी, ह्यूमन की फीलिंग्स की, इमोशंस की ज़्यादा वैल्यू नहीं थी. तो इन लोगों ने ये किया कि इसके ख़िलाफ़ गए, इसके ओपोजिट गए और क्या किया, रोमांटिसिज्म एक पीरियड इंट्रोड्यूस किया या लेकर आए जिसमें क्या किया कि उसमें इमोशंस, इमेजिनेशन, इंडिविजुअलिटी और ये स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ गए. कि मतलब वो लोग ये कहते थे कि ये जो न्यू क्लासिकल एज में लोग कुछ लिखते थे स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन के तहत, तो मतलब अगर रूल्स फॉलो ना करते तो उनका जो लिटरेचर था या कुछ वो लिखते थे वो एक्सेप्ट नहीं होता था. तो ये जो रोमांटिक पीरियड थे, रोमांटिक पीरियड्स के राइटर्स, उन्होंने कहा इस तरह नहीं होना चाहिए. इंसान जो लिखता है वो उनकी अपनी क्रिएटिविटी है, इंसान जो सोचता है उनकी अपनी वैल्यू होती है. तो उन्होंने ये किया. आप लोग देखेंगे कि आगे जो है वो पोएट ऑफ नेचर्स आएंगे, पोएट ऑफ नेचर आएंगे जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ. ठीक है, तो वो किस तरह करता है, वो एक बैठता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ डेफोडिल्स के.
वो फ्लावर्स के सामने, डेफोडिल्स के सामने बैठता है, वो उसे देखता है, वो उसे नोटिस करता है, वो इसे इमेजिन करता है और फिर क्या करता है कि उन सब फीलिंग्स को, उन इमोशंस को और वो जो डेफोडिल्स से उनके मोमेंट्स को नोटिस करता है और फिर वो लिख देता है और उनकी जो है वो पोएम जो है वो ज़्यादा फेमस हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन से बाहर आकर खुद का कुछ लिखना, खुद की क्रिएटिविटी को वैल्यू देना, दैट इज़ कॉल्ड रोमांटिक पीरियड। ठीक है, इससे पहले तो एक तो नियो क्लासिकल एज था, उसके बाद ही आया। दूसरा, कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे जिन्होंने इस मोमेंट को जो है वो शेप दिया था, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का समहाउ मैं बताती हूँ, इट स्टार्टेड इन 1789 एंड 1799 वो ख़त्म हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इस तरह था कि फ्रांस में लोगों को बिल्कुल जो है वो आज़ादी नहीं थी, फ्रीडम नहीं था अपने वर्ड्स का, अपने फीलिंग्स का, अपने इमेजिनेशन का, किसी भी चीज़ का जो है वो फ्रीडम नहीं था। इवन दे वर नॉट हैविंग देयर ओन बेसिक राइट्स। तो क्या था कि ये जो फ्रांस में चल रहा था ये कई सालों से चल रहा था, बहुत सालों से, मीन अ सेंचुरी। ठीक है, तो फिर ये जो फ्रांस के लोग जो है वो ज़्यादा जब थक गए कि ये एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, सालों से आ रहा है, तो उन्होंने तो वो रिवॉल्यूशन लेकर आए और जो उनके लीडर्स थे, किंग थे, वो जो मोनार्क थे, उनके खिलाफ आए और जो जो इनके सिस्टम में था उन सबको मार दिया। ठीक है, किस लिए? ताकि उनको जो है वो आज़ादी मिले, उनको इक्वलिटी मिले, उनको फ्रीडम मिले। यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी क्या आया था, जब रिवॉल्यूशन आया था, जब इनकलाब आया था, तो वो इस वजह से आया था ताकि लोगों को आज़ादी मिले, लोगों को अपने फीलिंग्स, अपने बात करने का मौका मिले, एक्सप्रेस करने के बात करने का मौका मिले या अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मौका मिले। तो एक तो ये आया था जिससे रोमांटिक पीरियड पे थोड़ा असर हुआ, क्योंकि वो लोग समहाउ आज़ाद हो गए, वो स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते थे और इसके अलावा जो है वो इक्वलिटी पे या फ्रीडम पे ज़्यादा फोकस करने लगे। दूसरा, ये द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी इससे पहले जो है नियो क्लासिकल में भी इस तरह का था। ठीक है, इस तरह का समहाउ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, ये सेकेंड फेज था इसका। यानी रोमांटिक पीरियड से पहले एक तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, मतलब रोमांटिक पीरियड के टाइम, और दूसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। यानी रोमांटिक पीरियड से पहले इस तरह था कि लोग जो है वो पैसों के पीछे भागते थे, वो मशीन्स के पीछे भागते थे, वो सिटीज़ के पीछे भागते थे, वो बस रीज़न के पीछे भागते थे। ठीक है, तो जब ये रोमांटिक पीरियड्स के राइटर ने सोचा तो उन्होंने कहा ये जो आप लोग आर्टिफिशियल दुनिया के पीछे भाग रहे हो, दिस इज़ नथिंग। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने आप को तवज्जो देना है, अपने फीलिंग्स को तवज्जो देना है, अपने इमोशंस पे जो इमोशंस को जो है वो वैल्यू करना है। और इसके अलावा ये इंडस्ट्रीज़ ये वगैरह ये चीज़ें हैं क्या, आप लोग नेचर पे आ जाए और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो इसी वजह से ये रोमांटिक पीरियड फिर आ गया है। ठीक है, अब मैं सम अप करती हूँ इस जगह को। एक तो ये था कि न्यू क्लासिकल एज के बाद आया था, क्योंकि न्यू क्लासिकल में रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट थे, इन लोगों ने जो है वो रूल्स रेगुलेशन जो है वो हटा दिए थे रोमांटिक पीरियड्स वालों ने। दूसरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो है वो लोगों पे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले लोगों पे जुल्म होते थे, फ्रीडम, इमेजिनेशन, इंडिविजुअलिज्म कुछ नहीं था। जब इनकलाब आया, इन लोगों ने जो है वो फ्रांस के लीडर्स के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाई, तब जो है वो फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी, लिबर्टी समहाउ आ गई थी। ठीक है, और थर्ड ये कि ये रोमांटिक पीरियड्स वाले इसके ख़िलाफ़ है कि आप लोग जो है हमेशा पैसों के पीछे भागते हो, इंडस्ट्रीज़, मशीन्स, सिटी लाइफ, इसके पीछे भागते हो। आप लोग कभी रूरल लाइफ में आ जाए, आप लोग कभी जो है विलेजेस साइड पे आ जाए, जहाँ आप लोग दरख्त देखेंगे, पानी देखेंगे, सुकून देखेंगे, पहाड़ देखेंगे। सो दिस इज़ द रोमांटिक पीरियड। ओके, अब बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक पीरियड ये कहा जाता है कि ये स्टार्ट कब हुआ। स्टार्ट तो वैसे भी आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि फीलिंग्स है इसमें, इमेजिनेशन है, नेचर है, ये नियो क्लासिकल एज के बाद आया इस तरह फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी उसमें जो है वो समहाउ इंक्लूडेड था। लेकिन सिंपली ये कहा जाता है लिरिकल बैलेड्स अ टाइप ऑफ पोएट्री है, एक टाइप ऑफ पोएट्री इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे जिसमें पोएट्री में जो है वो स्टोरी सुनाई जाती है। ठीक है, बैलेड्स आर टाइप्स ऑफ पोएम, कि जिसमें पोएट्री में जो है वो पोएम्स पढ़ाए जाते हैं। इसके आप लोग पढ़ेंगे, जब आप लोग कोई पोएम पढ़ेंगे उसमें टीचर आपको बताएगी कि ये बैलेड है या ये कौन सा पोएम है। ठीक है,
तो एक टाइप ऑफ पोइट्री है जो किसने लिखी थी, जो विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टायलर कॉलेरिज ने लिखी थी। जब उन्होंने ये कलेक्शन लिखी थी, बाय कलेक्शन इसमें एक पोएम नहीं था, बहुत सारे पोएम्स थे। जब उन्होंने ये लिखी थी, कब लिखी थी और 1798 में पब्लिश किया था, तब ये कहा जाता है कि जब ये लिरिकल बैलेड्स यानी लिरिकल बैलेड्स जो है वो लिखे गए थे, 1798 में पब्लिश किए गए, तब से ये कहा जाता है कि रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हो गया था। ओके, अब आते हैं रोमांटिक पीरियड्स के करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये माइंड में रखिए, ये आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है तो समहाउ ज़्यादा समझ नहीं आएगा कि जब जब आप लोग रोमांटिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, रोमांटिक पोइट्री हो, रोमांटिक ड्रामा हो, रोमांटिक नॉवल हो, उसमें इस तरह की बातें आएंगी। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स मतलब आप लोग रोमांटिक पोएम्स पढ़ेंगे, रोमांटिक जो है रोमांटिक पीरियड के ड्रामा पढ़ेंगे, नॉवल पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज़ें मेनली आएगी। ठीक है, क्या होगा मतलब उनके थीम्स मैंने आप लोगों को समझाए थे, व्हाट इज थीम। ठीक है, उनके थीम में ये होगा, इंटरेस्ट इन द कॉमन मैन एंड चाइल्डहुड। पहले मैंने आप लोगों को बताया कि रोमांटिक पीरियड में एक इंसान की वैल्यू दिखाई जाएगी। ठीक है, तो अगर पोइट्री होगी तो वो एक कॉमन सी इंसान के बारे में भी बताएगी, अगर ड्रामा होगा तो वो एक कॉमन सी ह्यूमन के बारे में भी बताएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि सब पोइट्रीज में ये सब हो, किसी पोइट्री में एक करेक्टरिस्टिक होगा, किसी में दूसरा होगा, किसी में तीन मिक्स होंगे। ठीक है, सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग सेंसेस, इमोशंस एंड फीलिंग्स। ये बात भी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि एक इंसान का वो एक पोइट्री बताएगी जिसमें एक कॉमन इंसान होगा, वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, वो अपने लाइफ में क्या सोच रहा है कि वो अपनी स्टडी लाइफ का क्या करेगा, या अपने जो है वो इंग्लिश को किस तरह सही करेगा, या वो इसके इमोशंस या फीलिंग्स किसी फ्लावर के बारे में किस तरह थी कि एक फ्लावर को देखता है वो किस तरह फील करता है, इस तरह का होगा। ठीक है, ए ऑफ नेचर, नेचर को देखेगा, नेचर को नोटिस करेगा, एक दरख्त किस तरह होगी, वो देखता है कि उसके पत्ते किस तरह है, उस पे शबनम है पत्तों पे, वो देखता है कि एक फ्लावर है और उसमें कौन कौन से फ्लावर के जो है पेटल्स में कौन कौन से कलर मिक्स है और वो कितना खूबसूरत है। तो इस तरह की बातें होगी। ठीक है, सेलिब्रेशन ऑफ इंडिविजुअल, ये वाली बात जो मैंने की है कि एक कॉमन इंसान की इमोशंस फीलिंग्स और सेंसेस का बताएगा रोमांटिक पोइट्री या जो भी है। ठीक है, तो सेलिब्रेशन ऑफ इंडिविजुअल यही है कि एक इंडिविजुअल को वैल्यू दी जाएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन, वही इमेजिनेशन की इंपॉर्टेंस होगी। सुपर नेचुरलिज्म एंड मिस्ट्री, सुपर नेचुरलिज्म मीन नेचर से अबव, एक एक चीज़ से अल्लाह पाक ने बनाई है या एक चीज़ है ह्यूमन ने बनाई है, तो फिर वो उसको सोचेगा कि अल्लाह पाक ने इस चीज़ को, या गॉड है या जो क्रिएटर है उसने इस चीज़ को किस तरह बनाया। फिर वो अपने मुझे वो इमेजिन करेगा, एक पोएट है। ठीक है, वो इमेजिन करेगा, फिर देखिएगा कि ये अगर सपोज़ मैं आप लोगों को सिंपल ये बताती हूँ कि अगर हम लोग अब रिलीजियस हवाले से बात कर रहे हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये कुरान पाक जो है वो नाजिल हुआ था, तो फिर वो एक पोएट है वो ये सोचेगा किस तरह नाजिल हुआ था या किस तरह आया था या वही किस तरह आती थी, लाइक दैट। ठीक है, सुपर नेचुरलिज्म की एक नेचर है, नेचर से अब हो जाएगा। या इस तरह रेन है, ठीक है, सपोज वो रेन को देखेगा वो किस तरह है, किस तरह आता है, ये जो बारिश है ये किस तरह जो है वो फिर बादल, पानी किस तरह बादल बन जाती है, फिर वो बादल किस तरह पानी में कन्वर्ट होता है, वो कौन करता है, हु इज़ द वन, के वो एक जो है ये नामत बरसाता है, लाइक दैट। वो सुपर नेचुरलिज्म और मिस्ट्री मतलब एक अजीब से कि वो इंसान के बस से बाहर हो, उस तरह की जो है वो थिंकिंग करेगा या बात करेगा। ठीक है, जो भी पोएट है। फिर रिवोल्ट अगेंस्ट ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मीन रूल्स रेगुलेशन पुराने ज़माने के। ठीक है, पुराने ज़माने के ये जो हम लोग रह रहे उससे पहले के। ठीक है, तो ये वो लोग ये कहते हैं कि नहीं, पोएट्री के लिए कोई रूल्स नहीं होनी चाहिए, इमेजिनेशन के लिए कोई रूल्स नहीं होनी चाहिए, ड्रामा के लिए कोई रूल्स नहीं होना चाहिए, जो इंसान जिस तरह लिखना चाहता है गो फॉर दैट, कोई जो है स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अपने फीलिंग्स है, हर इंसान के अपने तरीके हैं। ठीक है, अब आते हैं रोमांटिक पोइट्री। रोमांटिक पोइट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूनरा ऑफ दिस पीरियड। मतलब यूनरा का मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि यूनरा में जो है ड्रामा आएगा, पोइट्री आएगी, ऐसे आएगी, प्रोज आएगा। ठीक है, फिक्शनल नॉन फिक्शन सब आएंगे। तो
रोमांटिक पोइट्री का जो है जॉनरा, जो बेस्ट जॉनरा है जो लिखा गया है, दैट इज़ पोइट्री। ठीक है, रोमांटिक पीरियड इज़ द एज ऑफ पोइट्री। नो एज इन हिस्ट्री प्रोड्यूस्ड एज गुड पोएट एज रोमांटिक एज डिड। द पोएट बिलीव्ड एज गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स इन द सेम वे पोएट्स क्रिएट इन इमेजिनरी वर्ल्ड। ये कहा जाता है कि रोमांटिक पोइट्री के रोमांटिक पीरियड में जो सबसे बेस्ट चीज़ लिखी गई है वो है रोमांटिक पोइट्री। यानी इस टाइम की पोइट्री बहुत ज़्यादा फेमस है। और इस टाइम के राइटर्स ये कहते हैं कि जिस तरह गॉड ने इस यूनिवर्स को, इस दुनिया को क्रिएट किया है, इस दुनिया को बनाया है, तो इसी तरह पोएट जो है वो एक इमेजिनरी दुनिया को बनाते हैं। इमेजिनेशन का भी मैंने बता दिया। आप लोग जब पोएम्स पढ़ेंगे आप लोग हैरान होंगे कि एक राइटर है वो एक फ्लावर को जो है वो किस तरह एक्सप्लेन करता है, वो एक राइटर है वो एक छोटे से परिंदे को किस तरह एक्सप्लेन करता है, वो एक राइटर है वो एक छोटे से, अगर हम लोग ये छोटा सा पीस ले, डेकोरेशन पीस, वो उसको किस तरह एक्सप्लेन करता है। तो ये राइटर्स ये कहते हैं, रोमांटिक पोइट पीरियड के राइटर्स, कि जिस तरह गॉड ने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है इसी तरह पोइट्स ने इमेजिनेटिव वर्ल्ड को क्रिएट किया है। ओके, अब फेमस पोइट्स इस टाइम के क्या हैं? एक तो एक ग्रुप आता है, इसमें 3 ग्रुप है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप है वो लेक पोइट्स। ये हमेशा आप लोग माइंड में रखें, जब भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होता है उसमें लेक पोइट्स का पूछते हैं कि व्हाट इज़ लेक पोइट्स, या उसमें कौन कौन से पोइट्स आते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये देखना है कि लेक पोइट्स जो है वो एक फेमस ग्रुप है रोमांटिक पीरियड्स का, यानी रोमांटिक पीरियड्स का जो है एक ग्रुप है। और इसे लेक पोइट इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो पोइट्स है, यहाँ पर 3 पोइट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं, 2 और आते हैं, सैमुअल टायलर कोलरिज और एक और आता है। ठीक है, तो ये जो लेक पोइट्स है ये इंग्लैंड के, ठीक है, ये तो हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ रहे हैं या जो हम लोग लिटरेचर पढ़ रहे हैं वो इंग्लैंड का है। ठीक है, तो वो क्या है, इंग्लैंड का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे लेक डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, उसी में रहते थे और उसमें बहुत सारे लेक होते थे, लेक। ठीक है, तो इसी वजह से इसे लेक पोएट्स कहते थे। और ये जो पोएट्स है वो लेक्स के इर्द गिर्द रहते थे, फिर उनकी इमेजिनेशन पावर जो है वो और बढ़ गई थी, तो इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, लेक पोएट्स। अब हम देखते हैं कि इन लेक पोएट्स में कौन कौन आते हैं और क्या क्या लिखते थे। अब देखते हैं 3 लेक पोएट्स। ठीक है, इन लेक पोएट्स में एक विलियम वर्ड्सवर्थ आता है, एक सैमुअल टायलर कोलरिज आता है, और थर्ड जो है रॉबर्ट साउथी। मोस्टली ये क्वेश्चन करते हैं जो है राइटर्स है, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होते हैं, वो एक का नाम देते हैं या दूसरे का नाम देते हैं या तीसरे का नाम देते हैं और पूछते हैं एमसीक्यूज़ में कि लेक पोएट में से ये कौन सा पोएट था। ठीक है, बहुत सारे पोएट्स का नाम देते हैं, फिर पूछते हैं ये कौन, ये है या नहीं है। ठीक है, फिर ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, लेक पोएट्स का मैंने बता दिया कि जो लेक डिस्ट्रिक्ट, इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे और उस एरिया में जो है वो लेक ज़्यादा थे। ठीक है, द मोस्ट फेमस ऑफ रोमांटिक पीरियड इज विलियम वर्ड्सवर्थ। इसको क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट स्पीकर ऑफ दिस पीरियड इज द बेस ऑफ रोमांटिसिज्म, इज नॉन एज द पोएट ऑफ नेचर। इनको पोएट ऑफ नेचर कहते हैं। पोएट ऑफ नेचर मीन ये जो अम, दरख्त है, जो ऑल दोज थिंग्स दैट आर क्रिएटेड नेचुरली। ठीक है, जैसे पहाड़, जैसे दरख्त, जैसे पानी, जैसे परिंदे। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ था, वो जो जो लिखता था वो नेचर के बारे में लिखता था। ठीक है, और ये कहता था कि आप लोग जिस दुनिया में रह रहे हो, ये सिटी लाइफ, ये इससे पहले जो नियो क्लासिकल पीरियड था, ठीक है, या फ्रेंच रेवोल्यूशन था, कुछ भी था, ठीक है, या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, तो वो कहता था कि आप लोग इस सिटी लाइफ से बाहर निकले और फ्रेश एयर, कौन से फ्रेश एयर, विलेजेस में जो है वो आप लोग सांस ले, यू पीपल विल इंजॉय। अब एज अ नेचुरल पोएट उन्होंने कुछ पोएम्स लिखे हैं जो मोस्ट फेमस हुए, बहुत सारे पोएम लिखे हैं, बट मैंने कुछ के नाम यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, यू पीपल हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि बाद में आप लोग पढ़ेंगे भी। एक है टिंटनाबे, ठीक है, सेकंड इज़ द प्रिल्यूड, थर्ड इज़ द डेफोडिल्स। ये आप लोगों ने मैट्रिक में, एफएससी में ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ है, ये जो तीनों के तो तीनों पोएम है दैट इज़ अबाउट नेचर, बिकॉज ही इज कॉल्ड द पोएट ऑफ नेचर। The second जो लेक पोएट है दैट इज सैमुअल टायलर कोलरिज, ही शोज सुपरनेचुरलिज्म। सुपरनेचुरलिज्म का मैंने समझा दिया था कि अबव नेचर, ऐसी बातें जो इंसान को ज़्यादा समझ नहीं आती। ठीक है, थर्ड इज रॉबर्ट साउथी। आप लोग जब रोमांटिक पीरियड का एक जो है सब्जेक्ट आएगा रोमांटिक पोइट्री, ठीक है, रोमांटिक पोइट्री एक सब्जेक्ट आएगा,
इंशाल्लाह जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप उसमें बहुत सारे पोएम्स पढ़ेंगे और बहुत सारे पोएट्स का पढ़ेंगे। तो उसमें रॉबर्ट साथी का भी आएगा, समीर तैलौर कलेज का भी आएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ के तो बहुत सारे आएंगे, ठीक है, जॉन कीट्स के भी आएंगे और भी आएंगे, ठीक है। द सेकेंड ग्रुप इज स्कॉट ग्रुप। एक तो हुआ लेक पोएट्स, द सेकेंड इज स्कॉट ग्रुप। इसमें जो राइटर्स है ज़्यादा फेमस नहीं है बट स्टिल वॉल्टर स्कॉट है, थॉमस कैम्बेल है एंड थॉमस मोर है, ठीक है। ये जो है ये पोएट्स इस ग्रुप में आते हैं। एंड द थर्ड इज यंगर ग्रुप। और ये यंगर ग्रुप्स का ये कहा जाता है कि ये जो पुराने रूल्स रेगुलेशन थे न्यू क्लासिकल में, उससे बिल्कुल वो उसके अपोजिट थे। मतलब वो रूल्स रेगुलेशन को बिल्कुल जो है वो फोकस उन पे फोकस नहीं करती थी। ये देखिए, दे हैड जीरो इफेक्ट ऑफ क्लासिकल पोएट्स, कि इनसे पहले जो पोएट्स थे क्लासिकल में, इनसे पुराने जो पोएट्स थे वो बिल्कुल उनकी तरह नहीं लिखते थे। वो कहते थे हमारा अपना स्टाइल है, हमारा अपना जो है इमेजिनेशन है, हमारा अपना जो है वो तरीका है। इसमें जो है लॉर्ड बायरन आता है, बी.पी. शेले आते हैं एंड जॉन कीट्स, ठीक है। जॉन कीट्स का आप लोगों ने वैसे भी सुना होगा, ही इज़ द पोएट ऑफ ब्यूटी, या इसे ये कहा जाता है कि वो ब्यूटी को वर्शिप करता था, ठीक है। इसके भी बहुत सारे पोएम्स है, ओटो नाइटिंगेल, ओटो ग्रेशियन अर्न। और इनका एक कोट है, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। ये मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। ये जो है जॉन कीट्स का मैंने बता दिया था, ही इज कॉल्ड द वर्शिपर ऑफ ब्यूटी। उसके खाम में क्या कहते हैं, लाबेले डैम सेंस मर्सी, ये एक पोएम है, आप लोग पढ़ेंगे। ओ टू द नाइटिंगेल, ओ टू ग्रेशियन अर्न, ये जो है आप लोग पढ़ेंगे, ये तो लाजमी पढ़ेंगे आप लोग, लेकिन और भी इनके बहुत सारे पोएम्स है जो आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक कोट है, ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी, ये आप लोगों का टास्क है, ठीक है। आप लोगों ने उसी गूगल क्लासरूम में मुझे इसकी मीनिंग बतानी है, व्हाट डज इट मीन। और अगर हम लोग सम आप करें, हम लोगों ने रोमांटिक पीरियड पढ़ा, रोमांटिक पीरियड हम लोगों ने पढ़ा कब स्टार्ट हुआ, किस तरह स्टार्ट हुआ, ठीक है। बैकग्राउंड में अगर हम लोग बात करें, बैकग्राउंड में 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़े। इससे पहले न्यू क्लासिकल पीरियड था, फ्रेंच रेवोल्यूशन का इस पे इन्फ्लुएंस था, इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का इस पे जो है इन्फ्लुएंस था। थर्ड, इसके करेक्टरिस्टिक्स में रोमांटिक पीरियड में जो आता है, फीलिंग्स, इमेजिनेशन, इंडिविजुअलिज्म, ये इनके करेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। नेचर, फीलिंग्स, इमोशंस, इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। मतलब इनके बारे में कोई लिखेगा तो दैट इज़ अबाउट रोमांटिक पीरियड। इसके अलावा इनके पोएट्स के बारे में बताया था हम लोगों मैंने बताया था। एक तो है 3 ग्रुप से, लेक पोएट्स, मिलता है कॉलरिज था, रॉबर्ट साथी थे, और जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सेकेंड इज स्काउट ग्रुप, उनके राइटर जो है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यंगर ग्रुप जिसमें लॉर्ड बायरन भी आता है, बी.पी. शेले भी आता है, जॉन कीट्स भी आते हैं, समहाउ और भी आते हैं, ठीक है। यू पीपल हैव टू लर्न दिस, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम भी होगा, तो आप लोग याद करें। इफ़ यू पीपल आर हैविंग एनी क्वेश्चन, यू पीपल कैन आस्क इन द गूगल क्लासरूम, और यू पीपल कैन आस्क इन व्हाट्सएप, और मे बी मैं पूछूँ किसी दिन, मतलब आई एम गोइंग टू गिव यू पीपल टास्क, फिर आप लोगों ने जो है उस टास्क को करना है और वापस भेजना है उसी गूगल क्लासरूम में, ओके। अल्लाह हाफिज़, होप यू पीपल अंडरस्टूड।